Assalamu alaikum. Welcome back to the Teaching and Learning. This is episode 4. I hope you are doing good. So आज का लेसन जैसे कि मैंने कहा था कि B.Ed के स्टूडेंट्स के बारे में होगा, तो ये मेरा पहला मिड टर्म का वीडियो है और जितने भी मिड टर्म होंगे उन सब की एक एक लेसन होगा और प्लस में मिड टर्म से एक दिन पहले जो है ना वो लाइव स्ट्रीम्स होंगे ताकि इन चीज़ों को जो है ना मजीद क्लैरिफाई किया जाए। मैंने पिछले मिड टर्म में भी आप लोगों के साथ जो अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर की थी, तो ऐसे ही जो है ना मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग इस मिड टर्म्स के लिए और फाइनल आने वाले फाइनल एग्जाम्स के लिए भी मैं शेयर करता रहूँगा, बट फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा। पहले मैं आप लोगों को हैंडआउट्स प्रोवाइड कर रहा था, बट अब ये जितनी भी प्रिपरेशन होगी थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग के थ्रू होगी। सो आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या क्या, तो वो सारे नोट्स जो ना ये वीडियोस में एक्सप्लेन किए जाएंगे, कोई भी हार्ड कॉपी या उसमें आपसे शेयर नहीं की जाएगी। सो यू कैन पॉज द वीडियो और उसके अपने नोट्स खुद बनाएं। और दूसरी ये चीज़ के जब लाइव स्ट्रीम हम करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप अपने क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, वो क्वेश्चन टाइप कीजिएगा और मैं उसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा उन चीज़ों को। जो तो इसी तरीके से इस चीज़ को हम जो ना लेके चलेंगे, तो हमें एक मिड टर्म में एक उसमें हर दिन एक मिड टर्म है, तो आई एम श्योर कि बहुत इजी तरीके से और सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। जैसे मैंने पहले I took the responsibility of your midterm. Definitely. Again, I'm taking the responsibility of your midterm, and I'm sure these are the words nobody can give it to you. So आज का लेसन जो है ना हमारा कोर्स है टीचिंग प्रैक्टिस के बारे में, जिसमें कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं ग्रुप में। मैं उनके ज़्यादातर टॉपिक्स को आज मैं कवर कर दूंगा, बाकी जो 2-3 टॉपिक्स रहेंगे तो वो लाइव स्ट्रीम में हो जाएंगे। इवन के इस वीडियो के दौरान अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में जाकर अपना वो क्वेश्चन टाइप कर दें और इंशाल्लाह उसको मैं टाइमली रिस्पॉन्ड करूँगा। अब वो स्टूडेंट्स जो अभी तक जो है ना इन्होंने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, तो बजाय जो है ना बैठ के परेशान होने से कि एक अच्छा एसेट उनको मिल जाएगा और इससे काफ़ी बेनिफिट जो है ना हासिल कर सकते हैं। तो चलें लेसन के जाने। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो कंटेंट आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो ना कंटेंट जो ना उसमें आउटलाइन में दिए गए हैं, जो बट मैंने इसको अपने तरीके से स्ट्रीमलाइन किया है। तो पहला जो है व्हाट इज टीचिंग के बारे में हमने पढ़ा था, और मोस्टली हमारा जो मिड टर्म घूम रहा है वो टीचिंग और लर्निंग के बारे में ही घूम रहा है, बट उसमें वेरियस लेक्चर्स थे। उन लेक्चर्स के जो बुलेट पॉइंट्स थे उनको मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आप जब एग्जाम में अपीयर हों तो उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। जो मोस्ट ऑफ पॉइंट्स हैं वो टीचर के लेक्चर से लिए गए हैं ताकि एक कंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ना हो, और आप अपने नोट्स के साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा तो जो मटेरियल है वो ऑथेंटिक है। बट अगेन ये जो हैंडआउट्स वो शेयर नहीं किए जाएंगे आप लोगों के पास। इतना मैं टाइम दूंगा कि आप उसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से जो है ना उसको नोट कर सकते हैं। तो हम रिपीटेडली ये कर रहे हैं कि व्हाट इज टीचिंग एंड लर्निंग, ओके, बट आज थोड़ा सा हम इसको मजीद डिटेल में लेके चलते हैं। So teaching, what is teaching? What the teacher said about that the design behavior through knowledge and experiences. This was a major statement which has been taken further. However, our definition is teaching is an intimate contact between more mature personality and less mature one. So the more mature personality is the teacher and the less mature one is the learner. And teaching and education, what exactly say, is the process of imparting knowledge, skills, and information to students in a structured and systematic manner. जब हम systematic manner की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बात आ जाती है फिर schools की, institutions की, और प्लस में जो भी formal education होती है ना उसके बारे में बात की जाती है। तो अगर हम ICT को इसके साथ इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो टीचिंग प्रोसेस आ जाते हैं वो है फॉर्मल टीचिंग,
नॉन फॉर्मल एंड अनफॉर्मल जो टीचिंग्स आ जाती है ना, तो वो उसमें लर्निंग में भी आप उस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं. It involves the facilitation of learning and the development of intellectual, social, practical abilities in individual. Teaching is a fundamental component of the education system and plays crucial role in the helping students acquire knowledge and competency they need to succeed in various aspects of the life. तो एक बड़ा अच्छा और मॉडल आंसर आप लोगों को ये मिल जाएगा कि व्हाट इज टीचिंग, जिसमें आपने उसको डिफाइन करना है, फिर उसको जो ना आपने एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, आपने उसको फॉर्मल और नॉन फॉर्मल सिस्टम बेस में भी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं. एंड what exactly we get and acquire through the teaching, that is will be the kind of the conclusion of this one. So this is a very brief answer. If teacher is going to ask you, you can write this answer. The next point जो हमने बात की थी उसमें कि टीचर ने स्ट्रक्चर बताया था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब का स्ट्रक्चर, ये टीचिंग कौन से स्ट्रक्चर में की जाती है. तो हमारे पास स्कूल स्ट्रक्चर्स बताए जाते हैं, तो वो आप लोगों को याद रखने हैं कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो 1 to 5 है, एलिमेंट्री 1 to 8 है, सेकेंडरी 9 to 12 है. तो लोअर सेकेंडरी 9 to 12, 9 to 10 हो गया, एंड हायर सेकेंडरी 11 to 12, एंड देन टर्शियरी विल गो फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड ऑल. तो दूसरा टीचिंग मॉडल्स, कैसे टीचिंग मॉडल को होता है, तो ये टीचिंग मॉडल है कि एक टीचर को कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, उसको पढ़ाने की हाउ टू टीच, दैट्स अ पेडागोजिकल नॉलेज, एंड टू अंडरस्टैंड अबाउट द लर्नर्स साइकोलॉजी, दैट द वे यू वांट टू टीच देम, उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए. हमारी क्लास में अगर आपकी क्लास में 20 से 25 बच्चे हैं तो वो एक जैसे नहीं हो सकते, उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होगा. उनमें फिर स्टूडेंट्स की जो डिटर्मिनेशन होगी, स्पेशल नीड्स के होंगे, अगर उनको हम हटा के दिखा दें तो उनमें एक होता है कि जो लेवल होते हैं, कुछ हाई अचीवर्स मिलेंगे आप लोगों को, कुछ लो अचीवर्स मिलेंगे उनमें. So it's a teacher's responsibility how to accommodate these learners at the same time. Okay, तो इसको जो हम अपने टीचिंग टर्म में बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आप एक ही कंटेंट पढ़ाएं बट उनका तरीका डिफरेंट हो, जिसमें आप सेम टाइम में जो अकोमोडेट करें वो हाई लर्नर को भी करें और लो लर्नर को भी करें. तो ये एक स्ट्रेटजी कहला जाती है आफ्टर ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए. तो ये पूरा लर्निंग प्रोसेस होता है जिसमें आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं उनके. तो टीचिंग मॉडल कंसिस्ट ऑन content knowledge, pedagogical knowledge, and human psychology. What to teach, that's a content. How to teach, that's a, and the way of the learning process. जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी लर्निंग स्टाइल से, दैट्स कॉल्ड द ह्यूमन साइकोलॉजी. तो ये आप लोगों का टीचिंग मॉडल भी हो गया. आप उसकी डिस्क्रिप्शन आराम से लिख सकते हैं. मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ, एडवांस लेवल में नहीं उसको बता रहा हूँ. अब टीचिंग के जो सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं वो हम उसको 4 कॉन्सेप्ट जो ना अकॉर्डिंग टू कंटेंट लेके चलेंगे. ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो इनमें फर्क क्या होता है. बाज़ औक़ात जो ये होता है कि हम ये समझते हैं कि दिस इज आल्सो टीचिंग, पर वो टीचिंग नहीं होती, उनमें कुछ फर्क होता है अगर उसको हम डिटेल में चले जाएं तो. पहला हो है कि टीचिंग एंड कंडीशनिंग. ओके, तो कंडीशनिंग अगर हम बोलें कि देयर द बिग डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग. कंडीशनिंग में आप यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ द रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट. उसमें आप उसको कि उस बिहेवियर को रिपीट करने के लिए आप कुछ भी आप उसको दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आई विल गिव द आइसक्रीम. ओके, अगर उसको रिपीटेडली आपने उसको करवाना है तो आपने उसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा. बट अगर इसको टीचिंग में अगर हमने आपने कंडीशन आइसक्रीम रख दी ना उसकी, तो बाज़-औक़ात हम घरों में जो पेरेंट्स या मदर्स जो यूज कर रही होती हैं तो वो कंडीशन अप्लाई कर रही होती हैं, बट दैट्स नॉट अ फॉर्मल वे ऑफ द टीचिंग, बट इट इज आल्सो चेंजिंग इन द बिहेवियर. वो बिहेवियर में चेंज करता है. हम कॉमन सेंटेंस होता है हमारे पास के बच्चे को
भाई आप ये करें कि आपने A+ लाओगे तो हम आपको ए फोन दिलाएंगे ना, सॉरी आईफोन दिलाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये करोगे तो बड़े बच्चों को क्या भाई ये करेंगे तो हम आपको कंप्यूटर दिलाएंगे। तो ऐसी रीइंफोर्समेंट बच्चे को दी जाती है। सो यू आर पुटिंग द कंडीशन, ओके। उस कंडीशन के थ्रू वो बच्चा एफर्ट्स करता है और बिहेवियर चेंज उसमें आ जाता है। बट जो टीचिंग प्रोसेस उसके लिए कंडीशन नहीं होती है ना, ठीक है ना। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द certain point and a learner needs to be acquire and learn that skills, okay। सो एक ये चीज हो गई। दूसरा, कंडीशन इज डन बाय द रिपीटेशन, जैसे मैंने कहा, ठीक है ना। अब इसके लिए इन कंडीशन करिकुलम इज फिक्स्ड, ओके। उसमें अब एक चीज आप लोगों ने कह दी कि भाई अप्लाई कर दिया कंडीशन के हमने ये रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट करना है कि किसी बिहेवियर को खत्म करना या बिहेवियर में ऐड करना, वो कंडीशन आ जाती है। सपोज करें कि कोई मैं अपनी जो ना अगर फॉर एग्जांपल के किसी को मिसाल दूं कि इफ यू वांट टू क्विट द स्मोकिंग, ओके, तो उस पे अगर कोई कंडीशन लगा देता है कि भाई डॉक्टर ने कोई कंडीशन उस पे लगा दी कि भाई अगर आप स्मोकिंग ये करोगे, क्विट करोगे तो यू विल बी गेटिंग दीस टाइप ऑफ द बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स, ओके। सो दिस इज आल्सो द कंडीशन, ओके। ये एक फिक्स्ड हो गया। बट जो टीचिंग प्रोसेस है, अगर आप किसी को फिजिक्स पढ़ा रहे होते हैं तो you have to use the variety of the strategies for that. You need to variety of the resources, methods, okay. If it wouldn't work, then you will be keep modifying, okay. So that's not a fixed, okay. It's a very flexible, and that needs keep the changes, okay. So in conditions that evolution in conditions then be based on the acquisition of behavior or habits. So these habits depends on how you are going to build by applying आप लोगों को याद होगा ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज आप उसको देख लीजिएगा। एंड ट्रेनिंग मींस शेपिंग द कंडक्ट। अब ट्रेनिंग में, टीचिंग में आप मल्टीपल स्किल्स पढ़ाते हैं। अगर आप क्लासरूम में जाते हैं तो कोई एक लेसन होता है, वो लेसन कंसिस्ट होता है मैनी उनके ऊपर स्किल्स के ऊपर। बट ट्रेनिंग में एक ही स्किल को पढ़ाया जाता है। इफ यू रिमेंबर द माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द ट्रेनिंग इज, ओके। आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि उसमें ट्रेनिंग उसमें आ जाती है माइक्रो और मैक्रो टीचिंग में ना, और उसमें माइक्रो में, और वो जो होती है वो मैक्रो टीचिंग में आ जाती है, जो नॉर्मल टीचिंग है। तो ट्रेनिंग आप लोगों के जो उसमें वो किया जाता है कि एक ही स्पेसिफिक स्किल को पॉलिश किया जाता है, एंड वो स्किल देन यू हैव टू कंडक्ट एंड रिपीट इट अगेन, ओके। बट टीचिंग स्किल्स में यू हैव अ मल्टीपल स्किल्स एट द सेम टाइम इन अ स्पेसिफिक टाइम, ओके। तो ये चीजें आप लोगों को उसमें देखनी है कि उसका जो ट्रेनिंग का मेन पर्पस होता है कि उस स्किल्स को, स्पेसिफिक स्किल को बढ़ाना। दैट मीन्स यू आर फोकस इज ऑन द प्रोडक्टिविटी। सपोज करें एक टीचर को ये पढ़ाया जाए कि भाई इडियम्स या सॉरी वॉवल्स को कैसे पढ़ाया जाए। So that will be conducted through the professional development or the training, and this will be the one skill which will be focused for the short time period, okay। बट वही टीचर अगर क्लासरूम में चला जाएगा तो वो सिर्फ वॉवेल्स का कॉन्सेप्ट नहीं लेकर जाएगा, और वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लेकर जाकर वो बच्चों को पढ़ाएगा। So he will be teaching, however, whatever he has the process he went, that was a training. So training in a specific skills to increase the productivity, to focus on a specific knowledge, to increase the strengthen the specific skills in a particular environment and a particular procedure in a short term. However, the teaching which goes for the multiple skills for the long time with a variety of strategies, variety of teaching methods, okay, ये आपका हो गया ट्रेनिंग और टीचिंग में उसमें जो ना फर्क। अब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग आपका ना। आप क्लासरूम में जा रहे हैं तो आप जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यू आर गोइंग टू बी वेरी
फंक्शनल थिंकिंग जिसको हम कह लें, और कोई ऐसा प्रोसेस उनको बता रहे हैं जिसके जरिए वो अंडरस्टैंड करके और चीज को परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्लास में या किसी भी उसमें बता दिया कि स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठेंगे, चार स्टूडेंट्स के ग्रुप में बैठेंगे और किसी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन डिस्कस करके अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन हो गई, दैट्स नॉट अ टीचिंग। द इंस्ट्रक्शन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे नीड टू डू और हाउ टू डू। सो इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसे अमल की हिदायत को जारी करें जिससे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि करना कैसा है, करना कैसे। सो दिस विल हेल्प इन बोथ द प्रोसीजरल एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होगी वो बच्चे को वो प्रोसीजरल उसमें लेकर आ जाएगी। जो हम किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रोज क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन देते हैं, this is what we are talking about. So that's not a teaching. Instructions means how to do that, okay, in a certain manner. तो ये एक आप लोगों को instruction works for the skills development, instruction allows for the functional thinking, instruction aims to produce carbon copy of or photocopy. That means the way you are thinking and the doing in your mind. Instruction is telling how something is to be done, and instruction prescribes. So I'm sure now you are very clear what is the difference between instruction and now indoctrinations means shaping of beliefs. Okay, now these are the two, that are the terms. The teaching is non-biased, however the indoctrinations is biased. So teaching is communication of ideas, skills, or information from the teacher or source information to the students or any receiver. The information that is taught can be done any type of. We repeatedly, मैंने बताया आप लोगों को. Introduction, indoctrination, meeting, teaching, or electing or a doctrine, principle, or idea, especially one. For example, अगर हम इसको अगर कोई डॉक्ट्राइन या आइडियोलॉजी की हम बात करें कि टू नेशन थ्योरी, दैट्स एन आइडियोलॉजी होती। सो अगर इस आइडियोलॉजी को अगर हम पाकिस्तान में टू नेशन थ्योरी को पढ़ाएंगे, सो दैट विल बी समथिंग इन डिफरेंट, व्हिच विल बी इन फेवर ऑफ द पाकिस्तान और पाकिस्तानीज। अगर इसी जो ना आइडियोलॉजी को अगर इंडिया में पढ़ाया जाए, सो डेफिनेटली दे विल बी हाईलाइटिंग दी pros and cons, okay, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, because it was not about the Hindu and Muslim, but the historical background was something different. So ये situation हो जाती है कि bias और non bias की approach की जो ना in particular way. So teaching aims to develop a brain of students where the indoctrination shapes the belief something the indoctrination. तो हमारा जो belief है टू नेशन थ्योरी के बारे में कि वो पाकिस्तान दो कौमी नजरिए के हिसाब से बना था, ये हमारा बिलीव है। और अगर इसी टू नेशन थ्योरी को इंडिया में सर्वे किया जाए तो उनका बिलीव बिल्कुल डिफरेंट होगा। सो हाउएवर जो टीचिंग का मकसद होता है कि यू हैव टू डेवलप अ सर्टेन स्किल्स, ओके, indoctrine will help to sustain or you can conceive a perspective about certain idea, जैसे कि मैंने टू नेशन थ्योरी के बारे में आप लोगों को बताया। एक तो ये चीज हो गई, टीचिंग इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स रिसीव नॉलेज, वेयर द indoctrine is मोस्टली एसोसिएटेड एज अ नेगेटिव। मैंने नेगेटिव पर्सपेक्टिव बता दिया कि इंडियंस उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे, हम उसको पर्सपेक्टिव में, इवन कि हम उस जो इंडियन के पर्सपेक्टिव को देखेंगे कि भाई वो हमारी थ्योरी को कैसे इसको देखते हैं, इस आइडियोलॉजी को, तो वो भी हमारा नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चला जाता है एज कम्पेयर टू द उनके ना। सो ये थी हमारी सिमिलर कॉन्सेप्ट। अब वेरिएबल्स ऑफ द टीचिंग क्या है? वेरिएबल्स को हम सिंपली यूं डिफाइन कर लें कि जो टीचिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है वो डिफरेंट चीजों की होती है।
वो एक अकेली चीज जो ना टीचर से या सोलो एक्टिविटी नहीं है कोई भी, जो जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व होता है, स्कूल भी इन्वॉल्व होता है, लर्नर भी इन्वॉल्व होते हैं और रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे जो टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। तो टीचर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू प्रोवाइड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब टीचर एज अ टीचर आप समझ सकते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी होती हैं और क्या क्या चीजें हमने परफॉर्म करना होता है, वो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो उसमें जो वेरिएबल है, टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ही डिसाइड्स व्हाट टू टीच, ओके, और एंड हाउ द लर्निंग गोज थ्रू इनटू द क्लासरूम। मैं स्पेसिफाई करता हूँ इनटू द क्लासरूम, ओके, एंड स्टूडेंट्स इज डिपेंडिंग ऑन द टीचर and as well as the other sources, okay, that's called the dependence, because without teacher as to learning in the classroom couldn't be possible, okay. However, interventions are variables, so the intervention variables, that means the involvement of these and the learning बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एड्स ऑन की जरूरत होती है। अब बहुत सारी नहीं चीजें, तकरीबन सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एड्स ऑन की, लेकिन अगर स्टूडेंट है क्लासरूम में और बुक्स नहीं है, अगर स्टूडेंट और टीचर है और कंटेंट नहीं है, अगर क्या नाम है स्टूडेंट टीचर्स हैं और जो ना कोई करिकुलम नहीं है, सो इंटरवेंशन वेरिएबल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। सो दिस इज ट्रायंगुलर, और उसमें इंटरवेंशन वेरिएबल में क्या क्या होता है, कंटेंट डिपेंड जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट्स, रिसोर्सेज हो गया आपके, मार्कर, बोर्ड्स, बुक्स, वीडियोस, online resources and other resources, these are the intervention variables। आप हर कंटेंट की, हर उसकी सब्जेक्ट के इंटरवेंशंस अलग होंगे। जैसे आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स से अलग होगा, केमिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री, बायोलॉजी और इनके कंप्यूटर के, इनके अलग अलग जो इंटरवेंशन वेरिएबल्स होंगे। बट जो मेन कंटेंट और थीम होगा वो लर्निंग होगा, एंड लर्न वुडंट बी पॉसिबल without these variables, okay, so they have a very strong connection and reliance। so this is, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ द टीचिंग की, हम बात कर लेते हैं ना, टीचिंग के फंक्शंस क्या हैं। जो पहले तो इसको हम तीन हिस्सों में हम इसको बांट लेते हैं ना। पहले जब आप टीचिंग की प्रोसेस करते हैं तो फर्स्ट स्टेज आ जाती है कि डायग्नोस। आपने इसको, या तो इसको यूं कर लें कि डायग्नोस करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लर्नर है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सपोज करें कि मुझे 2+2 आता है, और जब मुझे डायग्नोस किया गया तो जितने भी एडिशन के सम थे वो सारे मैंने कर लिए, बट मल्टीप्लिकेशन मुझसे नहीं हुई। तो डायग्नोस जो चीज हुई कि स्ट्रेंथ मेरी एडिशन हो गई और वीकनेस मेरी मल्टीप्लिकेशन हो गई। तो जब मुझ पे काम किया जाएगा, मुझे पढ़ाया जाएगा करिकुलम डिजाइन के थ्रू, so the teacher will focus on my weakness point, that इसके मल्टीप्लिकेशन के पॉइंट्स को कैसे जो है ना इसको पढ़ाया जाए, एंड देन दैट प्रोसेस विल गो ऑन, ओके, और एक पूरा प्रोसेस टीचिंग का जो ना वो स्टार्ट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। In this, the independent variable teacher remains more active. The teacher decides what should be the prior behavior. Prior behavior मेरा क्या था कि जो learned था वो मेरा था addition, मुझे उसमें आ रहा था, and skills of the learner to achieve the objects of the teaching, so that the students can learn new knowledge। जो मेरे लिए new knowledge होगी, जो मेरा weak point था वो था multiplication, and objects can be achieved at the maximum। So in this work the teacher takes its accounts for both content of the student। अब ये टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेगा कि भाई, और उसको प्लान करेगा कि भाई इसको मैंने कैसे जो ना पढ़ाना है और कैसे लेके चलना है। अब इसमें जो फॉलोइंग थिंग्स कैन बी कंसीडर्ड, टीचर टेक्स द डिसीजंस रिगार्डिंग देम। अब जो उसके एनालाइज टीचिंग प्रॉब्लम्स उसको क्या आएंगी वो उसको एनालाइज करेगा। स्टूडेंट्स का बिहेवियर उसमें कैसा है, उसमें डिफरेंसेस जो होंगे अदर स्टूडेंट से, और फिर जो स्टूडेंट टीचर्स पे जो काम करेगा उसके ऊपर, वो उस काम को अपने द वे ही और शी टीच, ओके, उसको एनालाइज करेगा कि इधर ही और शी इज डूइंग करेक्टली अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द लर्नर और नॉट। अगर नहीं तो वो फिर उसको एक्शन प्लान बना के
और उसको मॉडिफाई करेगा। तो पहले डायग्नोस करना होता है कि वो करना क्या है, उसके बाद होता है प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, मतलब उसको ट्रीटमेंट देनी है ना। अब डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो वो उसने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। आफ्टर द प्रॉब्लम डॉक्टर विल डिसाइड देना। सिमिलर द टीचर भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, मेरा प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन नहीं आती ना। टीचर एंड स्टूडेंट्स टेक द डिसीजंस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू, because of these two can be achieved only by establishing correct relationship। अब ये तो नहीं ना कि लर्नर जब रेडी नहीं है लर्निंग के लिए, तो टीचर तो कुछ भी नहीं कर सकता। हमने पढ़ा है ये डिफरेंट थ्योरीज में, रेडीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो देयर शुड बी अ क्लोज understanding a relationship between teacher and the learner, and that will help to in smooth conduct, okay, because student again, you know, is the dependent learner, and he will depend on the student। So decisions are taking regarding teaching tips and techniques, okay, कि कैसे पढ़ाया जाए उसको। जब एनालाइज कर लिया ना, और तो उसको ठीक करना पड़ेगा कि उसको वही किस तरीके से पढ़ाना है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को उसने फोकस करना है, और दूसरा उसके कौन कौन से टीचिंग स्किल्स को उसमें प्रैक्टिस में लाना है। टू मेक अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द मेथड्स ऑफ द लर्निंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, लर्निंग, उसको प्रॉपर अकोमोडेट करना है, उसके रिसोर्सेज कौन से चाहिए, उसकी टीचिंग किस तरीके से लेके चलनी है, ये सारी उसमें आनी चाहिए। जब पढ़ाने के बाद उसको जो थर्ड फंक्शन आ जाएगा उसका, वो होगा एवेल्यूएट करना। अब एवेल्यूएट हम क्यों करते हैं? वो इसलिए एवेल्यूएट करते हैं कि भाई जो चीजें हमने तय की थी, डिसाइड की थी, कि वो अचीव हुई या नहीं हुई अचीव। तो इसको देख लेते हैं। एवोल्यूशन इज कंसीडर एन इम्पोर्टेंट। जो मेरी प्रॉब्लम थी डायग्नोस हुई, वो ही मल्टीप्लिकेशन। उस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ाने के लिए टीचर ने प्लान किया, टीचिंग मेथड्स अप्लाई किया, सारी ये चीजें। अब वो सारी चीजें करवा ली, अब वो मुझे असिस्ट करने जा रहा है। तो evolution is considered important part of the teaching. Without evolution, the learning process cannot be considered complete. The main function of is to check the effectiveness of the sound। second task होते हैं, जो हमने किया है उसको चेक करना है कि इधर वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। It means the teacher as treatment is faulty। अगर नहीं हुआ तो मतलब कोई ना कोई गलती में उसमें प्रॉब्लम है। Then उसने creating a criterion exam assessing behavior change। वो टेस्ट जो लेते हैं हमारे, क्विज हो गए, मंथली टेस्ट और समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट अपना। तो ये फंक्शंस हो गए, फंक्शन डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्रिप्टिव एंड एवेल्यूएशन हो गए। तीन हो गए, इसको समझ में आ गया आप लोगों को। फेजेस ऑफ टीचिंग। अब फेजेस ऑफ टीचिंग में जो तीन चीजें अगेन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटिव टू द डायग्नोसिस और सॉरी इसके साथ फंक्शंस के साथ ना। तो पहला है प्री एक्टिव। अब एज अ टीचर आप क्या करते हैं जो ना प्री एक्टिव, वो सब चीजें तैयार करते हैं पढ़ाने के लिए। आपने लेसन प्लान भी देखना है, बनाना है, करिकुलम भी बनाना है, रिसोर्सेज भी तैयार करने हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बनानी है, वर्कशीट भी होनी है। दीज ऑल आर द प्री active activities in order to conduct the class। So four operations of the pre-activities, okay, formulations of them, making decisions about the subject matter के पढ़ाना क्या है, अरेंजमेंट उसके बारे में कि वो किस तरीके से पढ़ाया जाए, और उसके लिए स्ट्रेटेजीज जो ना होनी चाहिए कौन कौन सी। अब इंटरएक्टिव जो होती है हमारी, वो क्लासरूम टीचिंग्स होती हैं, जो जिस तरीके से जो पढ़ाई जाती हैं चीजें, क्या जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, आपके पेयर वर्क हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, राइटिंग ऑन द बोर्ड, राइटिंग इन द नोटबुक, राइटिंग इन द स्किल्स बुक, राइटिंग group discussion, class work, activities, okay, making projects and all these things, these are the class teachings, okay, आप उनको पढ़ा रहे होते हैं। पढ़ाने के बाद एक ये पोस्ट एक्टिविटीज, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आप उसको एवेल्यूएशन करते हैं, या तो क्लास दौरान। अब इसमें दो डोमेन्स आ जाते हैं ना, कि फॉर्मेटिव और समेटिव। अगर आप ऑनगोइंग करते हो, कि सपोज लेसन खत्म हो गया और आपने उसको असिस्ट कर लिया बच्चों को, तो छोटा क्वेश्चनर दे दिया, उसने असिस्ट कर लिया। अगर आप उसको समेटिव में चले जाते हैं तो वो एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपके आ जाएंगे, फाइनल एग्जाम्स, मिड टर्म्स जो भी, तो वो पोस्ट एक्टिव। अभी जो मिड टर्म B.Ed का जा रहा है, तो ये पोस्ट एक्टिव में आ जाएगा आपकी असेसमेंट एवेल्यूएशन के बारे में। तो ये तीन फेजेस ऑफ द टीचिंग आप लोगों को आगे समझ में।
अब आ जाते हैं कि नॉलेज के बारे में, जो है ना, टाइप्स ऑफ द नॉलेज। जो अब 3 टाइप्स ऑफ द नॉलेज हैं हमारे पास, जो ना, एक तो प्रोसीजरल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मेटाकॉग्निशन नॉलेज। बजाय इस चीज को, जो ना, मैं रीड करूं, तो पहले इन चीजों को आपने समझना है कि ये होती कैसे हैं। प्रोसीजरल नॉलेज मतलब किसी काम करने की सलाहियत को, और वो आपको आता है, उसको प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं। आपको विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजर। आप कुकिंग कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजरल। आप राइड कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजरल। आप ड्राइव कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजरल। आप, जो है ना, स्विम कर रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजरल। आप कपड़े सी रहे हैं, दैट्स अ प्रोसीजरल। दैट इज अ प्रोसीजरल नॉलेज, दैट मीन्स यू आर डूइंग ओके। सो एक किसी स्पेसिफिक स्किल को परफॉर्म करते हुए जो तरीका अपनाया जाए, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल नॉलेज। अब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्या होती है? जो प्रोसीजरल नॉलेज आपके दिमाग में है, उसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं। सपोज करें कि अभी आप परफॉर्म नहीं करें, आप लोगों ने, जो ना, क्या बनाना है कि मोनालिसा की पेंटिंग बनानी है, फॉर एग्जाम्पल। यू आर नॉट नाउ पेंटिंग, बट in your mind it's already sketched how to do that. This is the conceptual knowledge. जब उस conceptual knowledge को पेंटिंग में स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, that's a procedural knowledge. तो ये बड़ा, जो ना, जो चीज आपके दिमाग में है कि कैसे करना है और मुझे आता है, that's a conceptual. आप बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी बनाते वक्त ये तो बिरयानी बना रहे हैं, that's a procedural. बिरयानी जो दिमाग में है कि हाँ मुझे आती है कि वो कैसे होता है, दैट्स अ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो ये चीज तो हो गई। और तीसरा है मेटाकॉग्निशन। और मेटाकॉग्निशन मतलब कि खुद के बारे में एक सोचना, एक प्रोसेस के बारे में, यू थिंक योर ओन सेल्फ। ओके, अब उसमें आपने खुद डिसीजन लेना। सपोज करें कि आप कहीं जो ना ड्राइव पे जा रहे थे, अचानक आपकी गाड़ी, जो ना, खराब हो गई, ठीक है ना। अब मैकेनिक तो है नहीं, तो सपोज करें पेट्रोल लीकेज हो रहा है। अब दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हो गया। अब यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रोसेस को जो थिंक कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द मेटाकॉग्निशन। पेट्रोल गाड़ी में खत्म हो जाता है, बाइक में तो बाजू का ये होता है कि पेट्रोल को आप देख रहे होते हैं कि बाइक को यूं लिटा रहे होते हैं ना, तो वो बाइक को लिटाना जो होता है ना, दिस इज योर ओन थिंकिंग प्रोसेस। ओके, and you took decision in order to solve the problem. Okay, you learned, okay, that how to fix, okay, and to make arrangements according to the situation. So this is actually the problem solving skills. ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आप टेक्निकली आप सोच रहे होते हैं, और घर में एक वो, ये मेटाकॉग्निशन एक्चुअली हमारी डेली बेसिस पे होती है ना। आप घर में बैठे हुए होते हैं तो पाइप लीक हो जाता है भाई, ऐसे सारी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि भाई, सपोज करो कि बारिशों में अब अगर किसी की छत टपक रही होती है, तो वो सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। तो दिस इज द मेटाकॉग्निशन ऑफ द प्रोसेस। ओके, अब ये नोट्स आप लोगों ने ये पढ़ लिए होंगे, जो स्क्रीन पे होंगे, तो एक नजर आप लोगों को इसको जरा देख भी लें कि ये कैसे जो ना चीजें होती हैं, ताकि फिर हम इसको मूव करें नेक्स्ट स्टेप में ना, जनाब। तो रेफर्स टू द नॉलेज अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ये हो गई। अब इसको मूव करते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट। और मेटाकॉग्नेट्स की, जो ना, वो आ जाती हैं हमारे पास, 2 मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और मेटाकॉग कंट्रोल। दिस refers to what you know about your cognitive process. उसको प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप क्या जानते हो। एंड द मेटाकॉग्निटिव कंट्रोल, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्ट्रेटजी, कि उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जो आप तरीकेकार अपनाते हैं, दैट्स अ कंट्रोल। ओके, you know how to fix the leakage, but the technique and strategy you applied, that's a metacognitive control. तो ये आज का लेसन में यहीं स्टॉप करता हूँ। आगे हमारे पास है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, इसमें आ जाते हैं। अब सोलो टेक्सोनॉमी हम बात करेंगे उसकी,
उसमें नेक्स्ट लेसन में और कुछ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हम और लर्निंग के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट उस जो ऑनलाइन हमारी जो लाइव स्ट्रीम होगी तो हम इन दोनों टैक्सोनॉमीज को लेके हम चलेंगे, और प्लस में हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हम डोमेन्स को भी लेके चलेंगे, ताकि एक अच्छी और हेल्दी डिस्कशन हो जाएगी हम उसको परफॉर्म करने के लिए। अब थोड़ी सी मैं आप लोगों को एडवाइस दे दूं, व्हेन यू आर इन द एग्जाम प्लीज don't try to memorize what exactly is written. Okay, just try to convince the teacher regarding the question. Okay, if you are explaining the teaching, so you can give the reference from the textbook and from the other theories. Okay, but जो टीचिंग होती है मेरे लिए भी वही होगी, आप लोगों के लिए भी वही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। उसमें लर्नर स्टूडेंट ही होगा, चाहे हाँ उसके मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल, बट वी नो व्हाट डज इट मीन दीज। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये मिड टर्म मैंने काफी हद तक आसान कर दिया है। अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज कमेंट में लिखें, जो इसके बारे में मजीद आप जानना चाहते हैं वो आप इसमें लिखें। दूसरा, इसका लाइव सेशन होगा। तीसरा जो होगा लेसन हमारा जो होगा वो होगा प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग। हम इससे 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे और ICT फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी डिसाइड, बट इन दोनों में से कोई भी फर्स्ट लेसन आ जाएगा ना। अगेन मिड टर्म से एक दिन पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग होगी ताकि हम उसको मजीद डिस्कस करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।